भैया बहनों, ये थर्ड वाला जो पॉइंट है आपका मिश्रित क्रम, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इसमें कैसे बनता है जान लीजिए। देखिए इसमें मैंने क्या किया है कि मेरे पास n सेल थे, ठीक है। मैंने n सेल को आपस में क्या किया है, पहले ये श्रेणी क्रम में है, एक पंक्ति मैंने बना दी, दूसरी पंक्ति बना दी, तीसरी पंक्ति बना दी। ऐसे मैंने क्या किया, ढेर सारे n सेल लेकर मैंने m पंक्ति बना दी, ढेर सारी पंक्ति बना दी। मतलब कि पहले श्रेणी क्रम में सारे सेल इकट्ठा किया, फिर मैंने उन सारे श्रेणी क्रम के जितने भी सेल थे सबको एक दूसरे के साथ समांतर कर दिया। ये श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम, ऐसे मिलकर सब आपस में समांतर क्रम हो गए। और फिर सबका जो कॉम्बिनेशन, जो टोटल रिजल्ट आएगा वो सब आपस में बैटरी से जुड़ गए और वो बाह्य लोड से जुड़े हुए हैं। तो देखो आपको मैं बताऊं फिर से कि अगर श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोध क्या होगा, R प्लस आर मिला के NR तक। इसमें भी R प्लस आर मिला के NR तक, R प्लस आर मिला के NR तक, ऐसे चलेगा NR तक। टोटल कितने हैं, M हैं। और सब आपस में कैसे हैं, श्रेणी क्रम में नहीं है, सॉरी समांतर क्रम में है। इसका मतलब NR एंड डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी NR हैं वो टोटल आपस में किस प्रकार से समांतर में है। और समांतर में है तो समांतर क्रम का संयोजन हम जानते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर हम टोटल निकालते हैं r डैश तो ये आएगा 1/nr प्लस 1/nr एंड सो ऑन प्लस 1/nr। कहाँ तक जाना है, m टर्म तक, तो ये हो जाएगा m/nr, m तक जाना है। तो ये हो गया 1/r डैश इज इक्वल टू m/nr। तो जो r डैश आएगा nr/m। ये r डैश क्या है, ये जो आपने सिस्टम बनाया है ना, इस पूरे सिस्टम का तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो टोटल अतः पूर्ण परिपथ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R डबल डैश इज इक्वल टू NR/M प्लस कैपिटल R। क्लियर हुआ। अब धारा देख लीजिए, ये समीकरण नंबर इसको 2 दे दीजिए। क्लियर हुआ ना ये चीज। अब देखिए, अब धारा ये हो गया। अब आपको विभव, विद्युत वाहक बल की बात करें। विद्युत वाहक बल में हमने बताया था, जो सेकंड वाला किया था समांतर क्रम वाले में, कि आपको जाना है तो आप एक ही रूट को फॉलो करके जाओगे, यहाँ पहुंचोगे। इधर से जाना है तो इधर से पहुंचोगे। तो विद्युत वाहक बल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का उसमें चेंजेस नहीं आते। एक विद्युत वाहक बल था तो E आता है। अब एक पंक्ति में चूंकि N है तो विद्युत वाहक बल जो आएगा, विद्युत वाहक बल N इंटू E आ जाएगा। अच्छा, इस प्रकार से फिर जो धारा आएगी, धारा की वैल्यू बदल जाएगी। देखिए कैसे, इस प्रकार से जो करंट की वैल्यू आएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू N इंटू E अपान प्रतिरोध कितना है, NR/M प्लस R। ये अब इसको सॉल्व करिए पहले। देखिए ये m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m एक ऊपर चला जाएगा, MNE अपान NR प्लस MR। तो यहां से जो करंट की वैल्यू मिल रही है, I इज इक्वल टू MNE अपान NR प्लस MR मिली, समीकरण नंबर 3। अब भैया बहनों एक चीज इसमें आपको समझना और है, I का मान महत्तम कब होगा, जब इसका मान कम से कम हो जाए। 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा ये वैल्यू। तो I का मान महत्तम कब होगा, जब ये वाला टर्म जो आपका हर में है, डिनोमिनेटर में है, वो 0 हो जाए, या 0 कह लीजिए, या न्यूनतम हो जाए। I के महत्तम मान के लिए NR प्लस MR का मान न्यूनतम होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा गणित करके हम देखते हैं कि वैल्यू कितनी हम परिवर्तित कर सकते हैं।
इसको हम लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा अब हम गणित की बात करेंगे तो गणित के हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। एन आर प्लस एम आर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एन एम स्मॉल आर कैपिटल आर। क्यों हमने किया है? हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है कम से कम कितनी मिल सकती है। तो कम से कम कितनी मिलने के लिए, अब देखिए इसको समीकरण नंबर आप 4, देखिए इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको यही मिलेगा। इसका स्क्वायर करोगे तो एन आर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो एम आर आएगा, फिर -2 अंडर रूट एन आर एम आर। तो एन आर एम आर यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ये गणित का अप्रोक्सीमेशन आया है, गणित का फार्मूला मैंने लगाया है। अब देखिए इसको न्यूनतम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले वैल्यू को कम से कम होना चाहिए। भाई देखिए अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 में ये टर्म जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, 0 आएगी तो 0 का मतलब ये खत्म हो जाएगा तो इतनी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू माइनस में आ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही आएगा। तो इसका मतलब इसके न्यूनतम होने के लिए ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। अतः एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम होने के लिए अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी 0 होने का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर ही है। तो स्क्वायर अगर आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, या अंडर रूट एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर, या आप इसको यहां से हटा के एन आर इज इक्वल टू एम आर कर सकते हो। या यहां से जो लोड आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एन आर अपान एम। तो कैपिटल आर की वैल्यू आई एन आर अपान एम। अब मुझे ये बताइए ये एन आर अपान एम है क्या? जब आपने आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया था अभी, तो आंतरिक प्रतिरोध आपने ये निकाला था ना 1/R1 इज इक्वल टू आया था एन आर अपान एम, सॉरी R1 की वैल्यू एन आर अपान एम। तो ये R1 क्या है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध था। तो इसका मतलब इस वाले टर्म को न्यूनतम होने के लिए या धारा का मान महत्तम होने के लिए क्या कंडीशन हमको मिल रही है कि जो बाह्य प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाए। अगर बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा तो उस दशा में आपको जो करंट मिलेगी वो महत्तम मिलेगी। तो करंट का जो फार्मूला था वो क्या था, करंट की वैल्यू थी अभी आपके पास I इज इक्वल टू एम एन ई अपान एन आर प्लस एम आर। एग्जाम्पल है ये, मान लीजिए इसको आपने ऐसे लिखा था ना पहले, एन ई अपान ये हो जाएगा एम से अगर आप डिवाइड किए थे तो ये हो जाएगा एन आर अपान एम प्लस आर, ये था ना। अगर आर की जगह आप एन आर प्लस एम रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आएगा एन ई एन आर अपान एम प्लस एन आर अपान एम, ये हो जाएगा एम एन ई 2 टाइम्स एन आर। तो यहां से आएगा आई इज इक्वल टू एम इंटू ई अपान 2 इंटू आर। ये एक वैल्यू आई है एक टर्म में, दूसरी वैल्यू आ सकती है अगर इसकी जगह हम आर रख दे तो एन ई अपान 2 कैपिटल आर। कहने मतलब है वो आपके ऊपर है कि आप क्या कंप्रोमाइज करते हो। तो धारा की वैल्यू इतनी आएगी। पर्पस हमारा ये था बताने का कि अगर मिश्रित क्रम में आपको करंट मैक्सिमम चाहिए तो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों को एक बराबर आपको करना पड़ेगा, तभी आपका ये रिजल्ट मैक्सिमम करंट की ओर जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी। तो भैया बहनों ये हो गया आपका सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में। इसके बाद आपके बुक में आता है द्वितीयक सेल, तो वो सब केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा बुक से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विभव मापी के बारे में, विभव मापी क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करके फिर न्यूमेरिकल कुछ कर लीजिए, जिससे ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। थैंक यू।